Hello and most welcome. This is also political class. We are discussing 12th class political science. This is chapter 8. Till now we already discussed about what is the problem environmental concept of the global, that how the all the world is facing the problem related to forest, cultivated land, sea aquatics life, natural forest. क्योंकि वर्ल्ड में इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो कैसे आ रही हैं, कौन कौन से उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन हुई हैं, अर्थ समिट में क्या हुआ, राइड नाजिरो समिट में क्या हुआ है, और कॉमन और जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं कि जितने डेवलप्ड कंट्री उन्होंने सबसे ज़्यादा हार्म किया तो उनको ज़्यादा वो करना चाहिए, सब हम पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडिया स्टैंड इन द इन्वायरमेंटल इशू, कि इंडिया का क्या स्टैंड है इन्वायरमेंट इशू के लिए. तो इंडिया का हमेशा ही पॉजिटिव स्टैंड रहता है. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि इंडिया हमेशा एनवायरनमेंट के वेलफेयर के लिए काम करता रहता है. बट डेवलपिंग कंट्री के जैसे सभी कंट्रीज़ के साथ एक प्रॉब्लम है कि दे हैव शुड फॉलो द डेवलपमेंट ऑल्सो. वो बेसिक एक रीजन है, लेकिन कैसे देखिए डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट इज साइन द रेटिफाइड 1917 क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002 के. अगस्त 2002 में हमने क्या किया कि कहीं ना कहीं ट्रीटी को साइन कर लिया था. ठीक है, तो ट्रीटी को साइन किया हमने 2002 में, एंड हम उसको फॉलो भी करते हैं. क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो जो प्रॉब्लम्स बताई गई इन्वायरमेंट में उसको सेव करने के लिए हम कहीं ना कहीं काम करते हैं. सेकंड है इंडियाज़ रोल वाज नॉट सिग्निफिकेंस इनटू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि इंडिया का जो कहीं ना कहीं रोल है वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट था नहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट में, क्योंकि हाँ हम जो है कॉलोनियल टाइम पीरियड में जब रूल चल रहा था, तो कॉलोनियल टाइम पीरियड में जब तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहे हमारी इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा डेवलप ही नहीं हुई थी, क्योंकि ब्रिटेन की जो है मोनोपोली थी कहीं ना कहीं ट्रेड पर और फैक्ट्री पर. सब कुछ हमारा जो है ब्रिटेन से ही एक्सपोर्ट होता था. हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उन जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज़ थी भी, कुछ एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि टाटा बिरलास वगैरह ने ओपन की थी मिड ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन वो वर्क नहीं करी थी. वो वर्क फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही कहीं ना कहीं अच्छे से करना स्टार्ट किए हैं, और फ्रीडम इंडिपेंडेंस के बाद कहीं जाके इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई है. तो इंडिया ने तो पहले से ही जो है अभी तक पोल्यूशन किया ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आपकी 18th सेंचुरी के एंड में यहाँ स्टार्ट हो चुकी थी. 18th सेंचुरी से लेकर उन्होंने 20th सेंचुरी तक पूरा उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप किया है. तो सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं उन्होंने ही क्रिएट किया. इंडिया का इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंस रोल है ही नहीं. थर्ड है क्रिटिक्स सेड दैट इंडिया विल बी सूनर अ पार्ट ऑफ इट, पर फिर जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि ओके ठीक है इंडिया ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया, पर जल्दी ही इंडिया, क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे जो कंट्री है जो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग है, बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलप हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत जल्दी ही पार्टिसिपेट करेंगे. G8 मीटिंग ऑफ जून 2005 उसमें इंडिया ने पॉइंट आउट किया था कि पर कैपिटा जो इन्वेंस रेट है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ की बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, और डेवलप कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा है. तो ज़्यादा वर्क किसको करना चाहिए? डेवलप कंट्री को. तो फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ द यूएन से. तो बेसिकली इंडिया क्या करता है कि इंडिया कहीं ना कहीं जो है, मैंने इसमें 2 पॉइंट थे इसके अंदर मिक्स हो गए हैं, सॉरी, यहाँ से ये लगाएगा या इंडिया इस चीज़ में बिलीव रखता है कि ठीक है सभी का कॉमन एनवायरनमेंट है, सभी को कॉमन एनवायरनमेंट के लिए काम करना है, बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम इतना ज़्यादा इमेंस कर ही नहीं रहे, तो हमसे ज़्यादा इमेंस आपने किया है और आप कर रहे हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए इंडिया कहता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. साथ में फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएनएसएफ, जो भी यूएनएफसीसीसी ने प्रिंसिपल बना रखे उनको इंडिया फॉलो करता है, उसके अंडर इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पूरी कोशिश करता है. ठीक है, तो ये हैं एक तो चीज़ें. उसके अलावा जो है इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इंडिया की कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल और जो सोशल डेवलपमेंट है वो फर्स्ट प्रायोरिटीज़ के अंदर आता ही है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि इंडिया तो अभी फ्री ही हुआ है. हम 20th सेंचुरी के मिड 20th सेंचुरी में हम कहीं ना कहीं फ्री हुए, तो उसके बाद हमारे पास पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लोगों को बिल्कुल गरीब कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाई टैक्सेस इम्पोज करके. इंडस्ट्रीज़ वगैरह ठप हो गई थी, जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, जो हैंड आर्टिशंस वगैरह थे, सब कुछ ठप हो चुका था. तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करना हमारी प्रायोरिटी इसलिए थी क्योंकि हम सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमारा कनेक्टेड है. जब तक हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी ठीक नहीं होगी. तो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए इंडिया को इस पर भी फोकस करना पड़ रहा है सॉरी. या नेक्स्ट जो है कि इंडिया का स्टैंड और क्या है कि इंडिया फील्स यूएनएस, पर इंडिया कहीं ना कहीं ये भी डिबेट करता है कि जो यूएनएफसीसी है वो कहीं ना कहीं फेयर नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जिस तरह के इम्प्लीमेशन करवाता है उसमें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज है. कैसे? इसके लिए रिलेटेड डाटा भी दे रखा होगा बुक के अंदर, अगर आप चेक करेंगे कि 2030 तक जितना हाफ ऑफ द वर्ल्ड कहीं ना कहीं एवरेज ऑफ इमेंस करेगा 3.8 टन इन 2010. इंडियाज इमेंस आर प्रिडिक्टेड टू राइज फ्रॉम
0.9 टन पर कैपिटा इन 2002 टू 1.6 टन, कि जितना ज़्यादा वेस्टर्न कंट्री कर रहे हैं उतना तो हम अभी आने वाले फ्यूचर में भी नहीं कर पाएंगे। 30 की बात चल रही है, अभी हम 20 में ही चल रहे हैं, तो आने वाले फ्यूचर में भी लंबे टाइम तक इंडिया इतना पोल्यूशन अभी भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया का मानना है कि UNFCCC को जो वेस्टर्न कंट्री है उनको ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, इंडिया ने बहुत सारी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी वगैरह बनाई है। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनाया है कि एनर्जी को कैसे बचाना है। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बनाया है 2003 में। इन सब में हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी एनर्जी के रिसोर्स हैं उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में इलेक्ट्रिसिटी जो इक्विपमेंट्स वगैरह उनको भी डेवलप किया जा रहा है। नेचुरल गैस जो है उसकी इंक्रीज़ किया जा रहा है। क्लीन कोयल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोशिश करें ताकि कोयल से जो पोल्यूशन होता है उसको रोका जा सके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द अर्थ समिट में जो भी एग्रीमेंट हुए उनको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो इंडिया हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रिसोर्स पर इंडिया का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनको डेवलपिंग कंट्री को फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड करनी चाहिए। किस लिए फाइनेंशियल रिसोर्स? टू क्लीन टेक्नोलॉजी टू अनेबल द मीट एग्जिस्टिंग कमिटमेंट अंडर द यूएनएफसीसी, कि UNFCCC जो कह रही है इस तरह से आपको सेफ रखना चाहिए, उसके लिए इंडिया ये मानता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स से इनकी हेल्प होनी चाहिए। एट द सेम टाइम इंडिया ये भी मानता है कि शार्क को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। शार्क आपको पता ही है, साउथ एशियन जो भी कंट्रीज उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको इंपॉर्टेंट रोल करना चाहिए अपने साउथ एशिया में इस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो इंडिया बेसिकली क्या करता है, एक वंडरफुल स्टैंड हम इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं। इंडिया बहुत सारे ऐसे वर्क्स वगैरह को डेवलप कर रहा है जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में क्या हो, हेल्प मिले और एनवायरमेंट को सुधारा जा सके। नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल मूवमेंट एंड वन और मैनी, कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स में हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न वॉलंटियर, कि अभी तक तो बेसिकली जो भी हमने चैप्टर में लास्टली पढ़ा है बेसिकली उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किसी कंट्री की पॉलिटिक्स क्या कर रही है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स क्या कर रही है, UN क्या कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारे थे पॉलिटिकल डिसीजन जो एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए किए जा रहे थे, चाहे वो आपका अर्थ समिट था या फिर आपका क्या नाम क्योटो प्रोटोकॉल है, सब के सब पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि एनवायरनमेंट की डेवलपमेंट के लिए इन पॉलिटिकल इश्यूज से पहले सबसे ज़्यादा जो मेजर रोल प्ले किया वो थे कॉमन पर्सन्स, कॉमन लोग, ग्रुप ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न वॉलंटियर हम कह सकते हैं। इंडिया में भी बहुत फेमस मूवमेंट हुआ था चिपको मूवमेंट, जिसके बाद इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसमें लोग जो हैं पेड़ से चिपक गए थे और पेड़ों को कटने नहीं दिया था। इसी तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोगों ने इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो है मूवमेंट स्टार्ट किए, तब बाद में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ध्यान देना स्टार्ट किया। तो इसमें हम बेसिकली वही पढ़ रहे हैं कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट वन और मैनी, कि बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो ध्यान है इसकी तरफ कंसर्न हुआ है कि इन्वायरमेंट एक मेजर इशू है। सम ऑफ द इंटरनेशनल लेवल, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हुए हैं, बहुत सारे लोकल लेवल पे बहुत सारे इशू हुए हैं, इस तरह के मूवमेंट हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। न्यू आइडियाज़ एंड लॉन्ग टर्म विजन, कि ये जो वॉलंटियर्स हैं, जो ग्रुप है, इन्होंने बहुत सारे न्यू आइडियाज़ को बताया है और लॉन्ग टर्म विजन है उनका इन्वायरमेंट्स को लेके, इन्वायरमेंट के प्रति भाई उन्होंने समझाया कि किस तरह से अगर डेवलपमेंट चलता रहा, इंडस्ट्रीज बढ़ती रही, तो अगर पोल्यूशन बढ़ता रहा तो इन्वायरमेंट कैसे हार्म होगा और वो हार्म्ड इन्वायरमेंट कैसे लोगों को या फिर लोगों की लाइफ को डिमोलिश करेगा, ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही समझाया है। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट आपको मैक्सिमो में, चाइल्ड में, ब्राज़ील में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कॉन्टिनेंटल अफ्रीका में और इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्यू एग्जांपल्स है कंट्री के, हर कंट्री ने एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को कहीं ना कहीं फेस किया है। थर्ड वर्ल्ड एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटी, की जो थर्ड वर्ल्ड है वहाँ पर भी बहुत सारी जो एनवायरमेंटल है एक्टिविटी हुई हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविज़म है वहाँ पर। एक्टिविज़म का मतलब क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में और कहीं ना कहीं उन इश्यूज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं और उनको बैलेंस करने में मदद भी करते हैं। नेक्स्ट है मिनरल इंडस्ट्रीज़ एंड मेगा डैम्स। ये दो बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लेवल पे हार्म होता है, जिसमें मिनरल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। जितनी भी MNCs वगैरह डेवलप होती हैं उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में तो वो पार्टिसिपेट करती हैं। लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट चला है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए आपस में, उससे ग्लोबल इकोनॉमी में तो पार्टिसिपेट होता है, पर जो मिनरल इंडस्ट्री है उन्हीं की वजह से बहुत सारे केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, वाटर ख़राब होता है, लैंड ख़राब होती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके कचरे को अगर सी वगैरह में डाला जाता है तो वहाँ पर भी जो एक्वेटिक लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होती है। तो ये एमएनसी, ये जो मिनरल बेसिकली फैक्ट्रीज हैं, उन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। तो बहुत सारी जगह पर लोगों ने इनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया, जैसे कि एग्जाम्पल है फिलीपींस का, जहाँ पर जो ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कैंपेन किया अगेंस्ट द वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, जो कि वेस्टर्न जो माइनिंग कॉर्पोरेशन, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की उस चीज़ को रोकने के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी जो मल्टीपल कंपनी थी उनके अपोज में बहुत सारी प्रोटेस्ट किए गए। इसके अलावा जो सेकंड है आपका, वो है मेगा डैम की। जो बड़े बड़े डैम बनते हैं, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि एक के लिए जो प्रोग्रेस हो वो सभी के लिए नहीं होती। तो इस तरह के टॉपिक से आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो डैम जब भी हम बनाते हैं तो एक वो आसपास का जो भी फ्लोरा फौना उसको भी ख़त्म कर देता है, एक्वेटिक लाइफ को भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लोगों को माइग्रेशन करना पड़ता है। तो डैम के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम कनेक्टेड होती हैं, आपको पता है। तो जब डैम बनने भी स्टार्ट हुए तो इनके साथ जो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों ने ही कहीं ना कहीं कैंपेनिंग करना स्टार्ट किया। जैसे कि फ्रैंकलिन रिवर का जो इशू था एंड रिवर एंड द सराउंडेड फॉरेस्ट ऑन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। इंडिया में सबसे ज़्यादा बहुत फेमस मूवमेंट है नर्मदा बचाओ। जब हम सेकेंड बुक पढ़ेंगे तो उसमें आप इन सब मूवमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, चिपको आंदोलन के बारे में भी और नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में भी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली क्या है कि एनवायरनमेंट जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू तो बाद में बना, लेकिन सबसे पहले इसको कॉमन लोगों ने देखना स्टार्ट किया, कॉमन कंसर्न्स इंटेलेक्चुअल्स ने देखना स्टार्ट किया। लेकिन बाद में ये समझ में आया कि इन्वायरमेंट इशू एक ऐसा इशू है जो किसी एक कंट्री का नहीं, किसी एक पर्सन का नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक इशू है जिस पर अभी हमें ध्यान देना चाहिए। और अदर इश्यूज से पहले हमें इन्वायरमेंट को सॉल्व करना चाहिए। ऑल्सो एज वेल एज हमें ये फीलिंग डेवलप करनी चाहिए कि डेवलपमेंट हो, बट इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हर जो हाईएस्ट मतलब बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, 3D घर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्स वगैरह डेवलप करते जा रहे हैं। वो क्या है, आप रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो एक ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें बनाने में जिसका कोई नीड नहीं है। तो बेफिजुल में हम इतने सारे रिसोर्स को यूज़ करके एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं। बल्कि हमें क्या है, सिर्फ इतनी चीज़ें जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो करें। ये नहीं कि अगर कार 10 लाख में बन रही है तो 1 करोड़ 2 करोड़ की क्या कार बना रहे हैं, उसमें रिसोर्सेज को वेस्ट करें। रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं, सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया वो कहीं ना कहीं हमें डेवलप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कमेंट।